नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। यहाँ हमने बहुत सारी बातें अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानी है। चलिए आगे कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का क्या मतलब है भैया? जैसे ये वाला आपको देखो, यहाँ पे मैंने जो ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि हर चीज बैलेंस कर कर अगर ये चलेगा तब ये इस रस्सी पर चल पाएगा। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो ये गिर जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरा बैलेंस करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। बैलेंस का मीन्स यहाँ पर है कि दो कास्ट के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में, हर प्रकार की लोगों के बीच में, उनकी इच्छाओं के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोगों के डिजायर्स को एक बैलेंस वे में कंप्लीट करना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक कम्युनिटी के किसी एक स्पेशल डिजायर को फुलफिल करने में लग गया तो वो अपने एम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम उसी के बारे में यहां बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो लोगों द्वारा सबवर्टेड नहीं होता है, लोगों द्वारा उन पर अधिकार नहीं किया जाता, लोगों द्वारा उसको खराब नहीं किया जाता है। स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ऑन पावर। एक ऐसा छोटा ग्रुप जो ये चाहता है कि उनकी पावर को ज्यादा महत्वता दी जाए, उनकी पावर को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। वही वाली बात हो गई भाई, दो ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप में से एक ग्रुप चाहता है कि हमें पावर मिल जाए, दूसरा ग्रुप चाहता है हमें पावर मिल जाए। ऐसी स्थिति जब आती है तब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वे खराब हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है बिकॉज वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर अच्छे से बनाया हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो जो ये ध्यान रखे पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली, जिसने अपनी पावर को सोसाइटी में इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ठीक है, सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी सिंगल ग्रुप, सिंगल इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्टेड नहीं कर सकता। नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्ड मोनोपोली ऑफ पावर। कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन अपनी मोनोपोली बिल्कुल नहीं चला सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इस बात को जानते थे, उनको पता था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए जिससे क्या किया जा सके, एक बैलेंस डिजाइन किया जा सके, एक बैलेंस बनाया जा सके। तो इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है यहाँ पर, आप चलिए थोड़ा सा आपको क्लास 10th का यहाँ रिवाइज करवा देते हैं। हम क्लास 10th का हल्का सा यहाँ पर रिवीजन आपको दे देते हैं। यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए, यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि पावर के दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। वर्टिकल की बात करूं तो जैसे अपने ऊपर ही ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद में आपके अपने शहर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है जिसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज आ जाती है ना। उसके बाद में नीचे आ जाओ तो आपके विलेज की गवर्नमेंट, विलेज की गवर्नमेंट जैसे आपके सरपंच और ये सब ग्राम जिला परिषद ये सब आ जाते हैं। कहने की बात ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि भैया ये आगे आने वाले लोग कैसे होंगे, क्या होंगे, ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाएंगे, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इन सब में बैलेंस बनाया जाए ताकि कोई भी किसी को सबवर्टेड ना कर सके। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे इंस्टीट्यूशंस में लेकर आए, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीनों एक लाइन में हैं। तीनों एक लाइन में है, साथ ही साथ तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेड है और साथ ही साथ तीनों एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। यानी आप देखिए जितने भी कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर का है, उन कानूनों को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स का है और उन पर डिसीजन लेने का काम जुडिशरी का है। जुडिशरी चाहे तो वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर
पुनर्विचार करने के लिए उनको कह सकती है। जुडिशरी चाहे तो वो एग्जीक्यूटिव्स को भी कह सकती है। यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो ही इन जुडिशरी के अंदर रहने वाले वकीलों की तनख्वाह आदि सब कुछ तय करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स के कार्यकाल को लेजिस्लेचर तय करते हैं। एग्जीक्यूटिव चूंकि सरकार का मुख्य पार्ट होता है जो लेजिस्लेचर में भी बैठते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को भी इफेक्ट करता है और लेजिस्लेचर जुडिशरी को इफेक्ट करता है। तो कुल मिला के ये जो पूरा आज तक खतरनाक जाल बन रहा है बेटा, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस मेथड। इट्स मीन ये तीनों संस्थाएं यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर इन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड चेक देयर इटसेल्फ। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, चेक करते हैं। चेक एंड बैलेंस मेथड इनको बोलते हैं। अपने आप को भी चेक करते हैं और दूसरे को भी कंटिन्यू चेक करते रहते हैं। चेक भी करेंगे और एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाएंगे, इसी को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस मेथड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये भी जानते थे कि भले ही कितने नियम बना दो भारत वालों के साथ, ये तो सारे ढीठे हैं, ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई भ्रष्टाचार का तरीका, माल न्यूट्रिशन का तरीका निकाल ही लेंगे। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने एक और संस्थाएं बनाई, कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाई, जैसे इलेक्शन कमीशन। आपको ये ध्यान रहे कि जिस समय चुनाव होते हैं ना, चुनाव होते हैं तो चुनाव से रिलेटेड जितनी भी कार्यवाही है, जितना भी काम है, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। ये इलेक्शन कमीशन ना तो लेजिस्लेचर की बात मानता है, ना एग्जीक्यूटिव की बात मानता है, ना जुडिशरी की बात मानता है, कोई बात नहीं मानता है। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी अलग से बनाई है ताकि कोई भी इनको इफेक्ट ना कर सके। ऐसा नहीं है कि एकदम इंडिपेंडेंट है, कई मामलों में तो भी इनके जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो कुल मिला के इसको भी, ये भी चेक एंड बैलेंस मेथड की तरह ही अंदर काम करती है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्यों हम इसको एक बैलेंस डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन कह पाते हैं, ये इसलिए कह पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। देखो ये प्रश्न चिन्ह यहां पर लगा है, कैसा हो यानी फ्लेक्सिबल हो कि राइडिटी हो, यानी कि कठोर हो या फिर एकदम मुलायम सा हो। ये प्रश्न और आ जाता है हमारे सामने कि संविधान कैसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल संविधान होना चाहिए, एकदम मुलायम संविधान। मुलायम संविधान का कहने का मतलब है कि जब चाहे तब परिवर्तित कर लिया इसको, या राइटली के एकदम कठोर, ये नियम बना दिया तो बना दिया, इसको मानना ही पड़ेगा, जैसे स्कूलों के अंदर होता है, ये बना दिया तो ये बना दिया नियम, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी अगर हम डिसीजन ले तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैलेंस वे दे सकते हैं। टू राइड, अगर देखो ये बहुत ज्यादा राइड हो जाता है तो लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही अपने आप में टूटने लग जाएगा। क्यों टूटने लग जाएगा, देखो अगर ज्यादा ही कठोर होता है कोई संविधान, कोई नियम इतना कठोर हो जाता है जिससे उसकी जनता को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जनता के लिए है, जनता कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जनता की फायदे के लिए बना है। अगर कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा कानून है जो भयंकर पुराना हो चुका है या जिससे संस्था को नुकसान पहुंचता है, जैसे अब धारा 370 देख लो भैया, है ना, कितने सालों से हमारे बहुत बड़ी समस्या बन रखी थी। अभी ये धारा 370 हट गई तो इससे कितना बड़ा फायदा होगा। फायदा क्या हो गया कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है हमारी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज को जो शूटिंग के लिए जो चाहिए होता है, जो प्राकृतिक वातावरण चाहिए होता है, वो कश्मीर की घाटियों में बहुत इजीली मिल जाता है। तो और वहां पर उनको पहले बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, अब उनको कम टैक्स पे या नहीं टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो लोग वहां जाकर अपने घर बनाना चाहते हैं वो अब बना सकते हैं, पहले नहीं बना सकते थे। तो ज्यादा, और इससे क्या होता है कि लोगों के मन में उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कुछ हीन भावनाएं आने लगती है, कुछ बुरी बातें आने लगती है। तो ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए। आप ये समझो ना कि आपके स्कूल के अंदर बहुत ही कठोर नियम है कि सभी को जो है एकदम 7 बजे स्कूल पहुंचना ही होता है। तो हम 7 बजे पहुंच तो जाते हैं लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं टीचर जी को कोसते ही रहते हैं। तो बात यह है कि ज्यादा कठोरता जो है वो भी अच्छी बात नहीं है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी बात नहीं है। टू फ्लेक्सिबल अगर हो गया तो क्या हुआ, विल गिव नो सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल।
तो क्या होगा, नई सरकार आई, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर नई सरकार आई, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर नई सरकार आई, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई रोज किताब लिखी जा रही है। तो अगर इस तरीके से हुआ, इस तरीके से भी अगर हुआ तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो, और एक आइडेंटिटी लोगों को बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो नियम बार बार चेंज करते रहेंगे। तो ये हम बात यहाँ ये समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही ज्यादा राइड होना चाहिए, यानी ना तो ज्यादा कठोर हो और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है देन बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड एडप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। जो क्या करे, प्रिजर्विंग द कोर वैल्यूज, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उनको तो प्रिजर्व करे, और न्यू सर्कमस्टांसेस, भाई नया कुछ भी हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करे, उसको भी एडॉप्ट करे। समझ में आ गई बात। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये बात क्यों कही जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा राइट थोड़ा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सेमी फ्लेक्सिबल सेमी राइट कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है। और ये क्यों पॉसिबल है और ये फ्लेक्सिबल है हल्का हल्का, इसके लिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, यानी देखो आज हम सब है, हम सब समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। आज से आप ये देखो ना, आज से 2 साल पहले, आज से साल भर 1.5 साल पहले हम लोग सभी लोग मोबाइल पर पढ़ना या स्कूल में मोबाइल लेकर जाना एक अपने आप में कानूनी अपराध माना जाता था। आज वही स्कूल जो है मोबाइल में लग रही है, सारी की सारी पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, सारी की सारी क्लासें मोबाइल से लग रही है। तो आप एक चीज देखिए कि किस प्रकार हमने कितना जल्दी से परिवर्तन कर लिया, और ये परिवर्तन समय के अनुसार जरूरी भी था। यदि हम ये परिवर्तन ना करते, अगर हम ये चेंजेस ना करते तो हम आगे ना बढ़ पाते, हम अपने आप को वहीं रोक लेते। हो सकता है कि हम हमारे उस टाइम पीरियड को बिल्कुल खराब भी कर देते। तो कुल मिला के हमने ये इसलिए किया है ताकि हम हमारे समय को खराब ना करें, हम उस टाइम पीरियड में कुछ चीजें और सीखते रहे। तो हम क्योंकि लिविंग थिंग्स है इसलिए हमारा ये मोटिव रहता है। तो उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने आप में चेंजेस करता रहता है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ 2 बातें की कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सेमी फ्लेक्सिबल एंड सेमी राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करें, चेक एंड बैलेंस मेथड को अपनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।